हेलो दोस्तों, मैं तनु शुक्ला आपका अपने चैनल क्रैकटेट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 6 जनवरी 2022 को हुआ था, मतलब कि 6 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था। आज हम लोग उस पेपर को देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 to 8 वाला क्वेश्चन पेपर है। ये पीआरटी का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हमारी जो ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस इस बार आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो अभी तक सीटेट में कभी भी नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो या यूज़फुल लग रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो अभी देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित होते हैं। ये पहला कथन दिया गया है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हैं या फिर अल्प पोषित हैं। दूसरा जो रीज़न दिया गया है, ये असर्शन मतलब कि कथन दिया गया है और उसका रीज़न क्या दिया गया है, उसका जो तर्क है वो क्या दिया गया है। तर्क में बोला गया है कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। जो शारीरिक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन में हमारे बोल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, आप लोग अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि बच्चे जो है वो सही ढंग से नहीं सीख पाते, बच्चे जो है वो सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं, वो अंडर नरिशमेंट में हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं, तो वो सही से नहीं सीख पाएंगे, उनको सीखने में जो है वो बाधाएं आएंगी। उसके बाद अगला है कि विकास के सभी आयाम जो है वो जुड़े हुए हैं। मैंने इस वीडियो को, विकास के जितने भी आयाम हैं उसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वीडियो आप जाके आई बटन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो जो विकास के सभी आयाम हैं, शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया और उसके बाद सामाजिक हो गया, ये सारे जो वो जो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। जब वो अंडर नरिश्ड या अनवेल होते हैं तो वो सही से नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यही कह रहा है कि जो सारे डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो शारीरिक विकास को जो है वो संज्ञानात्मक विकास जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। क्यों व्याख्या सही कर रहा है एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि सभी विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और सीखना जो है वो कॉग्निटिव की बात है, मेरे दिमाग बुद्धि की बात है। ठीक है, तो सीखना जो है वो क्या है, सीखना जो है वो शरीर से प्रभावित हो रहा है, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज
द चाइल्ड लर्न टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बैबल बिफोर सी टॉक। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चा जो है वो चलने से पहले खड़ा हो जाता है और बच्चा जो है वो बोलने से पहले बड़बड़ाने लगता है। ठीक है, पहले बच्चा बड़बड़ाता है फिर बोलता है, बच्चा पहले खड़ा होता है फिर चलना सीखता है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में क्या है, मैंने इस वीडियो को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ाया हुआ है और आई बटन में मैंने लिंक को पिन भी कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट जो है वो विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस से होता है, इसका ये एग्जांपल है। या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट जो है वो हेड से मतलब सिर से पैर की तरफ होता है, ये कह रहा है ये जो एग्जाम्पल है। या फिर डिसऑर्डर में होता है, ऑर्डर में मतलब डेवलपमेंट नहीं होता, उसको बोल रहा है ये। या फिर डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज़, या फिर मतलब सेंटर से बाहर की तरफ हो, या फिर डेवलपमेंट जो है वो सेंटर से जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्योंकि पहले खड़े होंगे फिर चलना सीखेंगे, पहले बड़बड़ाएंगे फिर बोलना सीखेंगे। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल होता है मतलब क्रमबद्ध तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होता है। ठीक है, एक बार हम इसके हिंदी वर्जन को भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित उदाहरण में किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची जो है वो चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले जो है वो बड़बड़ाना सीखती है। तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो विकास होता है वो कैसे होता है, वो जो विकास होता है वो कैसे होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। ये क्या बता रहा है, जो विकास होता है वो कैसा होता है, वो क्रमबद्ध होता है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से ही सीखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, या थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज, केवल वर्ड अपने आप में बहुत निगेटिव है आंसर के लिए। ठीक, तो ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया, केवल औपचारिक चीज़ों से नहीं सीखते हैं, मतलब हम फॉर्मल तो सीखते ही हैं लेकिन इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। अपने समाज की जानकारी हम ज़्यादातर अनौपचारिक ढंग से सीखते हैं, इसके लिए हमें कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती। हम समाज में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, ये सब चीज़ें हमें अनौपचारिक रूप से अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस, कॉलेज, इन सब से मिल जाती हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो सुनियोजित तरीके से होती है। ठीक है, तो सामाजिकरण जो है वो रैखिक और सरल प्रक्रिया नहीं है। सामाजिकरण जो होती है, सोशलाइजेशन जो होता है, वो एक जटिल प्रक्रिया है और ये मतलब ये रैखिक नहीं होता है बल्कि ये स्पाइरल होता है, ये रैखिक नहीं होता। तो इस मतलब क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीन पियाजे से हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरणों में से किस प्रकार प्रगति करते हैं। ठीक है, वो तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, मतलब इसका क्रक्स पूछा गया है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की जो 4 चरण हैं उसका क्रक्स क्या है, मतलब वो किस प्रकार से प्रगति करते हैं बच्चे। तो वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा जानने वाले व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करेंगे। तो ये तो किसका है, ये तो वाइगॉत्स्की का है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगॉत्स्की ने किया है। दूसरों से अनुसरण करने की बात जो है वो स्किनर ने किया है, और इनामों की प्रत्याशा ऐसे भी कोई बात नहीं किया गया है, ये सब भी व्यवहारवादी ही बात करते हैं। ठीक है,
तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे सीखते कैसे हैं, वातावरण में अंतःक्रिया करके। बच्चे जो है वो वातावरण में अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं और यही जीन पियाजे के रचनावाद सिद्धांत का मेन क्रक्स है। आपको ये अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते, मतलब इसके इंग्लिश वर्जन को अगर देखें तो जीन पियाजे का जो रचनावाद का जो सिद्धांत है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें कैसे होता है चारों स्टेजेस में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बाय एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, मतलब कि वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं, इमिटेशन से नहीं सीखते हैं, ये स्किनर बात करते हैं। एंटिसिपेशन ऑफ रिवार्ड की बात भी ये नहीं करते हैं। और सोशल इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर की बात जो है वो एमकेओ की बात कौन करता है, तो लेव वाइगोत्स्की करते हैं, ना कि जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है। जीन पियाजे इतने इंपॉर्टेंट है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि दूसरा भी आ गया है, दूसरा क्वेश्चन भी है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है और आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि संक्रियाओं पर क्रियाएं करना सीख जाते हैं। और हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग की बात हम लोग किस में करते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो जीन पियाजे के जो 4 स्टेजेस हैं उसका सबसे जो लास्ट स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संवेदी जो है पहली अवस्था हो गई, पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल जो है वो दूसरी अवस्था हो गई, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो तीसरी अवस्था हो गई। चौथी जो है वो क्या हो गई, इनफॉर्मल ऑपरेशनल हो गया ये। तो डी जो है वो चौथा हमारा यहाँ पे आंसर होगा। एक बार इसके हम इंग्लिश वर्जन को भी देख सकते हैं। सॉरी, ये चौथी जो अवस्था है वो फॉर्मल ऑपरेशनल है, इनफॉर्मल ऑपरेशनल नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब बच्चों का होता है तो ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग। तो हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा ऐसा करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का तो मैंने आपको बताया ही है, आपको पता भी है। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैच्यूरेशन की बात जो है वो जीन पियाजे करते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं। पनिशमेंट की बात स्किनर करते हैं, ये भी नहीं होगा। अडॉप्टेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, ये भी नहीं होगा। कल्चरल टूल की बात जो है वो कौन करता है, कल्चरल टूल की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। तो अगर हम इसको फिल करें तो कल्चरल टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोत्स्कीज थियरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कल्चरल टूल हैं वो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कल्चरल टूल आपको बहुत अच्छे से याद होगा और ये सब जो है वो ईजी क्वेश्चंस हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है, तो सांस्कृतिक उपकरण जो है वो महत्वपूर्ण है। ये बात एकदम सीधी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द थियरीज ऑफ जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के थियरी में मेन क्या अंतर है, ऐसा कौन सा अंतर है जो जीन पियाजे की थियरी को और लेव वाइगोत्स्की की थियरी को अलग अलग करता है, ऐसी कौन सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पियाजे इम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि पियाजे जो है वो लैंग्वेज के रोल पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन पियाजे जोर देते हैं लैंग्वेज के पर तो लेव वाइगोत्स्की भी जोर देते हैं। तो ये इसकी अंतर नहीं है, ये इसकी समानता है, सिमिलरिटी है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और जो वाइगोत्स्की है वो मेन तरीके से
आनुवंशिकता पर बल देते हैं, सीखने में आनुवंशिकता को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। समाज में सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समाज होता है। इसकी बात वाइगॉत्स्की ने किया, तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है ऑप्शन। अगला है कि वाइगॉत्स्की जो है वो मेन बल डालते हैं किसके ऊपर, रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की जो है वो बहुत ज़्यादा बल डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। वाइगॉत्स्की का मेन थियरी का क्रक्स ही यही है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें कल्चर का, हमारे समाज का, हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है, और यही जीन पियाजे और ले वाइगॉत्स्की की थियरी का सबसे बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है जी। अगला है कि पियाजे गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट द चिल्ड्रन कैन डू ऑन हर ओन एज वेल एज सी कैन डू विथ सपोर्ट। तो पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं, आपको पता है कि मोर नॉलेजेबल अदर की बात जो है वो कौन करता है, वो जीन पियाजे नहीं करते बल्कि लेव वाइगॉत्स्की करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जीन पियाजे सामाजिक अंतःक्रिया की बात नहीं करते हैं और सोशल सोसाइटी को ज़्यादा जोर जीन पियाजे नहीं देते हैं बल्कि लेव वाइगॉत्स्की देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। एक बार हिंदी देखते हैं इसका। जीन पियाजे लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है, तो वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर मेन जोर दिया है। वंशानुगत क्षमताओं की बात ये नहीं करते वाइगॉत्स्की। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल वाइगॉत्स्की ने भी दिया है, जीन पियाजे ने भी दिया है। और बच्चे खुद व दूसरों की मदद से क्या कर सकते हैं, ये मोर नॉलेजेबल अदर की बात कर रहा है और स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है, तो ये लेव वाइगॉत्स्की की थियरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कैरोल गिलिगन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है और स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये एकदम ही नया क्वेश्चन है। अभी तक सीटेट के प्रीवियस ईयर में आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे लॉरेंज कोहलबर्ग से क्वेश्चन तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन ये इसकी आलोचना का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किया था और उसकी थियरी है ये, इस आलोचना की थियरी मतलब ये आलोचना से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से ये मतलब पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरोल गिलिगन के अकॉर्डिंग जो पुरुषों की नैतिकता का आधार है वो क्या है, वो जस्टिस है। ठीक है, और जो स्त्रियों की नैतिकता का आधार है वो क्या है, वो देखभाल है। एक बार हम इंग्लिश में देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेंस हैव मोरालिटी ऑफ, जो जो पुरुषों की नैतिकता का आधार है वो क्या है, वो जस्टिस है, और लड़कियां जो है वो देखभाल पे ज़्यादा मतलब जोर देती हैं। तो यहाँ उनके अकॉर्डिंग जो है, कैरोल गिलिगन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, वो मोरालिटी, लड़कियों की जो मोरालिटी का आधार है वो क्या है, वो केयर होता है। मतलब लड़कियां जो है वो उनकी जो नैतिकता होती है वो देखभाल, केयर, इन सब से प्रभावित होती है, और पुरुषों की नैतिकता जो है वो जस्टिस मतलब कि न्याय से प्रभावित होती है। मतलब उन्होंने जेंडर के रोल को डाला था। कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता में जेंडर के रोल को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। उसकी आलोचना करते हुए कैरोल गिलिगन ने कहा था कि पुरुष की नैतिकता और स्त्रियों की नैतिकता बिल्कुल अलग अलग होती है, और जो पुरुष की नैतिकता होती है वो जस्टिस पर बेस्ड होती है, और जो स्त्रियों की नैतिकता होती है वो देखभाल पर, केयर पे बेस्ड होती है। ठीक है, और हमारा जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार जो है वो सही है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो है करेक्ट मैच है और हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको इस वीडियो मतलब मैंने आपको बहुत पहले ही इस थियरी को पढ़ाया था, अभी मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को फिर से लाने वाली हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की गई है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई जो बुद्धि है वो अकाउंटेंट के लिए है, बिल्कुल नहीं। भाषाई बुद्धि जो होती है वो टीचर में हो गई, एडवोकेट में हो गई, सिंगर में हो गई, इन कवि में हो गई, इन सब में होती है। जिनका मतलब भाषाई बुद्धि बहुत तेज होती है वो इन सब प्रोफेशंस को अपनाते हैं, ठीक है। स्पाशल जो होता है मतलब कि स्थानिक बुद्धि जो होता है वो आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका स्पाशल इंटेलिजेंस अच्छा होता है वही वास्तुकार बनता है, वही मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले होते हैं, जो अच्छा आर्किटेक्ट वही होता है। उसके बाद अगला है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है अपनी बॉडी के मूवमेंट पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हो जो, वो क्या बनेगा, वो सिंगर नहीं बनेगा, वो सिंगर नहीं बनता है। वो योगा टीचर बन सकता है, वो डांसर बन सकता है, लेकिन वो सिंगर नहीं बन सकता। सिंगर जो है वो लिंग्विस्टिक या म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग बनते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग बनते हैं। और नेचुरलिस्टिक का जो होता है काइनेस्थेटिक, तो टीचर नहीं बनता, टीचर का जो है वर्बल या लिंग्विस्टिक में आएगा वो, ठीक है। और या फिर इंटरपर्सनल में भी टीचर आ सकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन इसमें से क्या है, हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी है। एक बार हिंदी में देखेंगे, लेकिन इसकी हिंदी जो वो है कि बहुत ही टफ दिख रही है। अगर हम देखें कि बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना जो है वो वास्तुकार, मतलब कि बुद्धि का जो प्रकार, जिसकी स्थानिक बुद्धि अच्छी होगी वो वास्तुकार के प्रोफेशन को अपनाएगा। जिसकी भाषाई बुद्धि अच्छी होगी वो टीचर बनेगा, एडवोकेट बन सकता है, मतलब जिसमें अपने भाषा का, अपने बोली का यूज़ करके, जैसे कि मास कम्युनिकेशन वगैरह में जा सकता है, न्यूज़ बोलने वाले में जा सकता है, इन सब में जाता है। उसके बाद शारीरिक गति संवेदना काइनेस्थेटिक में जो है वो डांसर वगैरह, योगा टीचर, ये सब बनते हैं। और प्राकृतिक बुद्धि जिसे कि नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो शिक्षक नहीं बनेगा, फिर वो अदर फील्ड में जाएगा। और अब अगला करेक्ट मैच हमारा यहाँ पे कौन सा है, वो बी है, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर मल्टीलिंग्विज्म, ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी या संस्कृत पेडागोजी, तीनों में ही आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो बहुभाषावाद है, मल्टीलिंग्विज्म जो है वो क्या है, बहुभाषावाद जो होता है वो क्या है, हिंड्रेंस मतलब कि बाधा है बच्चों के लर्निंग में, बिल्कुल नहीं, ये बाधा नहीं होती है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो एसेट है क्लासरूम में, मतलब एक संसाधन के रूप में हमेशा कार्य करती है। जो अलग अलग भाषाएं होती, जो बहुभाषावाद का मतलब है कि एक ही क्लास में अलग अलग भाषाएं, अगर अलग अलग भाषाओं के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो वो एक संसाधन है, ना कि एक बाधा है क्लासरूम में, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं है ये क्लास में, बैरियर भी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज क्या है, एक रिसोर्स है। बहुभाषावाद जो होता है वो क्या है, वो संसाधन के रूप में काम करता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत तीनों पेडागोजी में आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा CDP में तो आ ही गया है ये क्वेश्चन। तो कक्षा में पूंजी के रूप में जो है वो देखी जाती है। कक्षा में कैसे देखी जाती है बहुभाषावाद को, पूंजी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट, एक मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में जो आकलन होता है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में जो आकलन होता है वो कैसे होता है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में जो आकलन होता है वो कैसे होता है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन के थ्रू, मतलब कि एक यूनिट का टेस्ट 15 दिन बाद होगा, फिर यूनिट का टेस्ट 15 दिन बाद होगा, इस तरीके से टेस्ट होगा। या फिर रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, या फिर हमेशा हम रिटन और ऑब्जेक्टिव टाइप ही टेस्ट लेते रह जाएंगे, इससे बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। या फिर जो है वो डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, या फिर असेसमेंट जो है वो करेंगे ही नहीं हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। या फिर हम क्या करेंगे, कंसीडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब कि ये कह रहा है कि हम इसे लर्निंग के प्रोसेस के रूप में ही समझ लेंगे। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो लर्निंग के दौरान ही होता है, मतलब कि लर्निंग के दौरान ही वो असेसमेंट जो है वो होता रहता है, तो वो इंटीग्रल पार्ट है। जो असेसमेंट होता है वो लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उसमें समाहित है, सीखने में ही मूल्यांकन समाहित है। और वो कौन सा मूल्यांकन होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। एक बाल केंद्रित कक्षा में जो मूल्यांकन होता है कुछ सामयिक परीक्षाओं के द्वारा होता है, बिल्कुल भी नहीं। वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा के द्वारा होता है, बिल्कुल भी नहीं। और अगला है कि बिल्कुल किया ही नहीं जाएगा, एकदम ही हम बच्चों को छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है कि हम सीखने के दौरान ही बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे, हम सीखने के दौरान ही बच्चों का मूल्यांकन जो है वो करते रहेंगे।
और उसके बाद व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए, उनको क्लास में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए क्लास में क्या करना चाहिए हमें। तो याद करने को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल नहीं कहता। NEP 2020 जो है वो रोट लर्निंग को पूरी तरीके से काट देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, मतलब कि पाठ्यक्रम का और मूल्यांकन का मानकीकरण कर देना, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट लेना या फिर रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम बनाना, ऐसा D जो है वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। क्योंकि मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनके वो जो अपने समाज से, अपने सोसाइटी से चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, उस तरीके से जो है हमें करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब वो रिलेट कर पाए अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपने मतलब अनुभव से रिलेट कर पाए उस करिकुलम को और उसे समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक बार हिंदी में देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय में आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या, अवधारण के लिए मतलब रिटेंशन के लिए कि वो क्लास में मतलब रुक सके, अपना ध्यान लगा सके, तो उन्हें क्या प्रस्तावित करे। वो रट कर सीखना प्रस्तावित करे, बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन और पाठ्यचर्या का मानकीकरण करे, बिल्कुल भी नहीं। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण करे, बिल्कुल भी नहीं। संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम की बात की गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अगर हम देखें कि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़की की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में जो है वो हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब एक क्लासरूम में देखा गया है कि लड़के की तुलना में लड़के की कक्षा, मतलब लड़के कक्षा में ज़्यादा उत्तर देते हैं लड़कियों की तुलना में, मतलब हाथ खड़ा करते हैं, उत्तर देते हैं। और उसके बाद ऐसा, और कक्षा की चर्चा में जो है वो मेल जो है वो, मतलब जो पुरुष होते हैं, जो लड़के हैं, वो हावी होते हैं कि मतलब वही आगे आगे चलते हैं। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को स्वीकार करना चाहिए कि लड़के की तुलना में लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये बात एकदम ख़त्म ही है, एकदम कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये तो एकदम ही गलत ऑप्शन है। ये तो आप कोई भी रहेगा वो इस ऑप्शन की तरफ तो जाएगा ही नहीं। अगला है कि विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें संशोधित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वातावरण से बहुत कुछ संशोधित होता है। और बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र पर विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या है। हमारा यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का जो है वो विश्लेषण करना चाहिए। तो बिल्कुल D सही है कि ऐसी कौन सी बात है कि लड़के ही चर्चा में भाग ले रहे हैं, लड़कियां चर्चा में भाग नहीं ले पा रही हैं, ऐसी क्या बात है। इसके बारे में हमें खुद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव लर्निंग को चारों ऑप्शन में से कौन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव लर्निंग मतलब प्रगतिशील शिक्षा को जो है वो कौन डिफाइन कर रहा है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स हो गया, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम हो गया, टीचर सेंट्रिक पेडागॉजी हो गया। तो लर्निंग फॉर एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, प्रोग्रेसिव लर्निंग तो इसकी बात बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना, ठीक है। हमें पढ़ते वक्त मतलब कि हमें अपने अनुभव से सीखने की बात करता है। जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है वो NCF 2005 में बोली गई थी, मतलब NCF 2005 में बोला गया है कि बच्चे अपने अनुभव से सीखें, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव लर्निंग भी अपने अनुभव से सीखने की बात करता है, ठीक है। और मतलब कि जो हमें बहुत अलग सा करिकुलम बना देना, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। और टीचर सेंट्रिक पेडागॉजी हो, बिल्कुल सही नहीं होगा। स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागॉजी की बात करता है प्रोग्रेसिव लर्निंग, और अपने एक्सपीरियंस से सीखने की बात जो है वो कौन करता है, प्रोग्रेसिव लर्निंग करता है। अगला क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा को परिभाषित कर रहा है।
तो अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना ये प्रगतिशील शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। परीक्षा के लिए सीखना ये बिल्कुल गलत है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम ये भी बिल्कुल गलत है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो भी बिल्कुल ही गलत है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? हाई कॉग्निटिव स्किल का जो है वो असेसमेंट या इवैल्यूएशन जो है वो कौन करता है? अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य कक्षाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं? नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 का क्या प्रस्तावित करता है? ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये। भारत में कितने राज्य हैं? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल को का आकलन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मतलब जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो मेमोरी लेवल में आएंगे। जो पहला स्टेज है वो उसमें आ जाएंगे। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये भी लोअर लेवल में ही आती है। ये तीनों जो है वो लोअर लेवल वाले क्वेश्चन में आएंगे, मतलब जिसमें हमें बहुत कम अपना दिमाग यूज़ करना है। लेकिन अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक सेवाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों अंतर करते हैं, इसका अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो इससे आपके उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का जो है वो आकलन अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो आंसर होगा सबका अपना अपना अलग अलग होगा, सबके ऑब्जर्वेशन अलग होंगे, सबकी थिंकिंग अलग होगी, सबके एक्सपीरियंस मतलब अनुभव वहाँ पे अलग अलग होंगे। तो इससे जो है वो हायर लेवल कॉग्निटिव स्किल को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। हॉट्स मतलब जो बोलते हैं, और ये लॉट्स है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये जो क्वेश्चन है ये उसी पे पूछा गया है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स बोलते हैं इसको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और जो ये तीनों नीचे के क्वेश्चन है वो किस में है, वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लॉट्स में। ठीक है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग या फिर किसी के भी नॉर्मल, अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या अंतर है और क्यों अंतर है, इसका अगर हम आंसर दे पा रहे हैं तो इससे हमारे हॉट्स का डेवलपमेंट मतलब इससे हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक किया जा सकता है। और जो तीनों नीचे के फैक्चुअल क्वेश्चन हैं इससे हमारे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखे थे और इस क्वेश्चन पेपर में भी हम देख रहे हैं। बस उसमें जो था वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से आया हुआ था और इसमें जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के नाम से आया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल के वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो